Okay. So next topic what we are going to study about is the medical tourism. आपके ना पीछे बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है मोमेंट, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? सो मेडिकल टूरिज्म. सो मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म बेसिकली होता है कि बाहर के लोग, मतलब जैसे इंडिया से बाहर के जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट ना करा के इंडिया में आके ट्रीटमेंट कराएं, तो उसको मेडिकल टूरिज्म बोलेंगे. या फिर इंडिया के लोग इंडिया में ट्रीटमेंट ना करा के बाहर कराएं, सिंगापुर कराएं या फिर यूएसए में कराएं या फिर यूके में कराएं, ठीक है? तो इंडिया में ट्रीटमेंट ना करा के कहीं बाहर कराएं, या बाहर ट्रीटमेंट वो अपना अपना मतलब वहां का सिटीजन वहां ना करा के यहाँ कराए, तो इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म. लेकिन कोविड के बाद से ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट बन गया है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है पूरे वर्ल्ड के लिए कि क्या मेडिकल टूरिज्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस जैसे कोविड जैसी प्रॉब्लम जो है एकदम आ गई और ऑल ऑफ सडन आ गई ये प्रॉब्लम, ठीक है? और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब ये है कि कोई पेशेंट आया और बाहर से कुछ ऐसा इन्फेक्शन कैरी करके लाए जिससे हमारे यहाँ के इंडिया के सारे लोग या दूसरी कंट्री के सारे लोग भी इन्फेक्ट हो जाएं. तो क्या हमें ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन गया है. लेकिन मेडिकल टूरिज्म एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर अ कंट्री, ठीक है? जैसे क्या होता है कि यूएसए में एक हार्ट सर्जरी, देखो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे अभी. हाँ, हार्ट सर्जरी यहाँ पे देखो. हार्ट सर्जरी अप्रोक्सीमेटली $30,000 की होती है और इंडिया में $7,000 की होती है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट इंडिया में $30,000 का होता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूएस में $2.5 लाख का होता है. तो आप देख सकते हो कितना स्टार्क डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन बोथ द थिंग्स, है ना? तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए क्या है कि बाहर के लोगों को, यूएसए के लोगों को ये लगता है कि हम इंडिया जाके अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे और ट्रीटमेंट करा के वहां पर अच्छा खासा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा हमारा, और इंडिया में आके और क्या उसके अलावा क्या फायदा होगा? ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, साथ में घूम फिर भी लेंगे और 1 महीने की छुट्टी भी हो जाएगी उनकी और रिकवरी भी हो जाएगा और इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेंगे और वापस भी चले जाएंगे. और फिर भी जितना यूएसए में खर्चा आता, फिर भी हमारा पैसा बच जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं. डेंटल टूरिज्म तो एक स्पेसिफिकली एक ब्रांच ही बनी पड़ी है, इसीलिए डेंटिस्ट्री में मतलब वहां पर एक $3,000 की आरसीटी होती है, इंडिया में वो ₹3,000 की होती है. तो कैन यू सी द डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस है वहां पर, वहां से यहाँ पर. तो ये जो डिफरेंस है इसको बहुत इसी इसी डिफरेंस की वजह से मेडिकल टूरिज्म एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंडस्ट्री बन जाती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इंडस्ट्री बन जाती है. अब मेडिकल टूरिज्म बेसिकली क्या है? क्योंकि सर्जरी डेंटल टूरिज्म हमने बात कर लिया है पहले के, मतलब $3 बिलियन की थी और ये 2020 में $8 बिलियन टच कर गई है, ठीक है? अब ये वापस ये क्वेश्चन मार्क में है कि क्या हमें इंडिया के बाहर के पेशेंट्स को इंडिया में ट्रीटमेंट अलाउ करना चाहिए. तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क बन गया है. द ओनली टाइम विल टेल अबाउट दिस. अब मेडिकल टूरिज्म इंडिया में इतना ज्यादा छाया हुआ क्यों है? इंडिया में क्या हर जगह क्यों क्यों होता है? देखो, सबसे बड़ा तो कॉस्ट एडवांटेज, पैसा खर्चा कम होगा. दूसरा क्या है कि इंडिया में वर्ल्ड रिनोन मेडिकल स्टाफ है. एक बात मैं आपको बता दूं, इंडिया का मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं आर अमेजिंग. दे आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, मतलब इंडिया के डॉक्टर्स. कोई डाउट हो रहा है? सर आपकी आवाज बफर हो रही है, आवाज समझ में नहीं आ रही. तो अभी आई सही आवाज?
नहीं सर, आवाज ना आपकी बहुत बफरिंग हो रही है। अच्छा, बैग हो रही जब है, बैग हो मतलब रही है। जैसे क्लियर आती है वैसे क्लियर नहीं आ रही है सर, आज ना थोड़ी बैग हो रही है आवाज। अच्छा, we just see. जी सर। Yes, am I audible properly now? यस सर, अब ठीक है। अब ठीक है, चलो। तो हमारे पास बेस्ट मेडिकल स्टाफ है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बाहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को ही ट्रीट करते हैं, मतलब बाहर के जो है एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो लेते हैं उन्हीं को ट्रीट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इंडिया में क्वालिटी हेल्थ केयर है, बहुत सुपर क्वालिटी का हेल्थ केयर होता है इंडिया में। ठीक है। सर नंबर वन पे तो एम्स ही है, एम्स के अलावा तो कहीं बंदा जाना सही नहीं समझता। हाँ जी। सर नंबर वन पे तो एम्स है, मतलब दूसरे तो नहीं, जगह ऐसा मेडिकल देखो टूरिज्म देखो सबसे सुनो क्या ज्यादा है, सर। एम्स एम्स जो है, एम्स इज अ इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट वाला जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि ना वहां पे लोगों का एटीट्यूड जो होता है वो गवर्नमेंट वाला हो जाता है। तो अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल जैसे मेदांता हॉस्पिटल में जाओगे, मैक्स मैक्स में जाओगे, फोर्टिस में जाओगे, और अगर आप एम्स में जाओगे तो आप खुद ही कहोगे कि भाई ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर बेटर। आर्टेमिस हॉस्पिटल में जाओगे, देखो क्या होता है कि वहां पर डॉक्टर्स को इतना एक्सपोजर होता है कि उसे अच्छा ट्रीटमेंट आता है करना, मतलब उसे पता है कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन वहां पर बहुत सारा और भी स्टाफ होता है, जैसे नर्सिंग स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग स्टाफ है। ठीक है। दे हैव अ गवर्नमेंट एटीट्यूड। गवर्नमेंट एटीट्यूड क्या है? हाँ चल आराम से कर लेंगे, मतलब ठीक है। गवर्नमेंट एटीट्यूड जो होता है गवर्नमेंट की तरह ही चलता है वो। लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सफाई आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, आपको हर चीजें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिलेंगी। ठीक है। तो कोई भी जो मेडिकल टूरिज्म के लिए आता है वो एम्स में नहीं आता है, वो ऐसे ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आता है। दूसरी बात क्या है कि एम्स में वही, इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में वही डॉक्टर होते हैं जो 10-10 20-20 साल एम्स में काम करके आए होते हैं। ठीक है। तो सर ऐसा ऐसा क्यों, मतलब मेडिकल के एम्स के तो नंबर वन पे आते हैं अगर ऑल ओवर इंडिया नहीं देखा नहीं नहीं, जाए तो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कभी गए हो मेडिकल में, एम्स में गए हो ट्रीटमेंट लेने के लिए कभी? जी, जी सर मैं गया हूँ। अच्छा अच्छा, क्या वहां पे और आप किसी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में गए हैं क्या कभी? सर कॉर्पोरेट में भी गया हूँ। कौन से में गए हैं? मैं सर गया था फोर्टीज। अच्छा अच्छा, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगा वहां पे साफ सफाई का? आपको किसी चीज का कोई डिफरेंस नहीं लगा? नहीं सर, डिफरेंस तो बहुत है, मतलब उसमें हाँ, तो बस क्वालिटी फिर। में डिफरेंस है, मतलब डॉक्टर क्वालिटी में मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर्स क्वालिटी में देखो क्या होता है, मतलब मतलब नॉलेज में। बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा, पर क्या होता है ना, ओवरऑल केयर में तो अंतर होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल केयर में केयर तो में सर कर। जमीन आसमान, केयर में तो जमीन हाँ आसमान का अंतर है। हाँ, देखो मैं यही बता रहा हूँ ना, यहाँ पर जो डॉक्टर बैठे होते हैं वही 10-10 20-20 साल का एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने एम्स में लिया होता है, वही आके आके पढ़ाते हैं, वही आके ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। अभी आपने जी। देखा होगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो है वहां चले गए, जो एम्स के थे वो मेदांता हॉस्पिटल में चले गए। अब वो एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, है ना? तो वहां का जो होता है बहुत ही अलग तरीके का होता है, क्वालिटी हेल्थ केयर मिलता है वहां पे। सबसे बढ़िया बात, इंडिया के साथ में दो इंडस्ट्रीज बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लरिश करी हैं। ठीक है, एक तो आईटी, आईटी सर्विसेज, और एक मेडिकल टूरिज्म। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया की मैन पावर बहुत अच्छी तरह की इंग्लिश बोल सकती है। ठीक है। इंडिया इज इज द कंट्री with the largest population of of those people who speak grammatically correct English। ठीक है। एक ये, और फिर अधिकतर जो पेशेंट्स होते हैं वो आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब वो उनको इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं तो दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। और इंडिया की, देखो चाइना के साथ में सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि चाइना जो है, जस्ट अ सेकंड प्लीज।
जस्ट अ सेकंड प्लीज, मुझे 2 मिनट देना प्लीज। ओके ओके सर। So, sorry for the interruption. We have very less waiting time. ठीक है, इंडिया में
अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इतना आसान नहीं है, लंबी लंबी लाइन लगती है। पर अगर जो है वेटिंग टाइम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में आप मतलब पैसे दीजिए और आपका ट्रीटमेंट प्रायोरिटी पे हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने आपको ये दिखाई दिया है कि कितना डिफरेंस है इंडिया और यूएस के इसमें, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, मोमिन आप मुझे बताओ, आप हेल्थ इंश्योरेंस समझते हो? हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज होता है? हेल्थ इंश्योरेंस, टीपीए और ये सब क्या होता है? आईआरडीए और सर टीपीए तो थर्ड पार्टी असिस्टेंस, हाँ, ठीक है। तो क्या होता है, और कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? ये सर हेल्थ इंश्योरेंस मतलब रिगार्डिंग ये है कि मतलब हेल्थ इशू अगर जैसे कुछ है, कंपनीज हैं हम्म जैसे एलआईसी हम्म है या फिर बजाज है, मतलब क्या और होता है बहुत ये, सारी होता मतलब क्या है? टीपीए होता क्या है? टीपीए ये मतलब थर्ड पार्टी असिस्टेंस सर ये है कि मेडिकल मैंने दिल्ली में ही देखा था, मैंने ट्रेनिंग करा तो वहाँ पे एक टीपीए का स्टाफ था। तो हम्म वो मतलब कार्ड लेके आते थे, किसी का रेड कार्ड होता था, किसी का येलो कार्ड होता था, तो वो ये कहते थे कि अच्छा, हमारा है मतलब इंश्योरेंस हमारा हुआ है, तो इतने लाख का हम्म है या इतने लाख का है, उसमें ये ऐड है, हम्म उसमें ये ऐड नहीं है, तो वो चलो उसके ठीक है, अमाउंट रुको रुको वो रुको रुको, कंपनी करती चलो थी। चलो चलो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, मैं ढंग से बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो ठीक है आपको सर। अभी आधा अधूरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है पता है, जी ठीक है। हेल्थ जी जी इंश्योरेंस क्या होता है? जी। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, जैसे क्या है कि एक पर्सन ए है, एक आदमी है, वो अगर बीमार पड़ता है तो वो कहाँ, वो हॉस्पिटल गया ट्रीटमेंट लेने के लिए। हॉस्पिटल जाने के बाद में उसका जो खर्चा होता है वो कौन बियर करता है? कौन बियर करता है वो खर्चा? वो खुद बियर करता है, अपनी जेब से पैसे देता है हॉस्पिटल को, और पैसे देकर अपना ट्रीटमेंट लेके घर आ जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस आदमी को लगा यार ऐसे तो अगर मैं 2 बार बीमार पड़ता हूँ, 2-2 4-4 लाख का बिल आता है, तो मैं तो लुट जाऊंगा ऐसे। तो वो एक कंपनी के पास में गया, ठीक है। उसने कहा कि देखो तुम ऐसा करो, मुझसे मुझसे 20,000 रुपये ले लो, और अगर अगर मैं बीमार पड़ता हूं, अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो आप जो है 5 लाख तक का अगर खर्चा होगा तो आप करोगे, और उससे ज्यादा होगा तो खुद मैं कर लूंगा। सपोज करो 6 लाख का खर्चा होगा तो 5 लाख आप दोगे, 1 लाख मैं दे दूंगा। तो उसने कहा जी ठीक है। तो उसने 20,000 रुपये ले लिए, और अगर मैं बीमार नहीं पड़ा तो ये 20,000 आपके हैं। 1 साल में 20,000 आपके हैं। तो उस कंपनी को मजा आया ये बात सुन के, तो भाई अगर ये अरे बीमार नहीं एक एक पड़ा। क्वेश्चन था सर, हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए। मतलब ये बोलो जो है बोलो। वन टाइम के लिए होता है या फिर सर मतलब हॉल लाइफ के लिए होता है? ये वन टाइम के लिए होता है। ये मतलब वन टाइम मतलब मतलब एक साल में एक बार होता है बस। मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए का या 10 मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए का बीमा कराया, ठीक है सर, ठीक है। और मैं उसके 2 महीने बाद बीमार पड़ गया फॉर एग्जांपल, हम्म तो मेरे मतलब 5 लाख का तक का मेरा बीमा था, 5 लाख तक के मेरे पैसे उड़ गए, उसमें 5 लाख रुपए मेरे लग ठीक गए, जो ठीक कंपनी ने कहा ठीक था ठीक कि है। हम आपको देंगे, लग गए पांच ठीक लाख ठीक है। रुपए उसके अगले साल या 1-2 साल हम्म छोड़ के मैं फिर बीमार पड़ गया, हम्म तो वो बीमा वाला ही चलेगा या फिर मुझे और बीमा हाँ उसके हाँ, बाद मैं करवाना है? बता देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, मैंने बोला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। 1 साल में आप 4 बार बीमार पड़े, और हर बार 1-1 लाख का खर्चा आया, और आपकी टोटल पॉलिसी थी 5 लाख की, तो सारा वो दे देंगे। सपोज करो 1 साल में आप 6 बार बीमार पड़ते हो, और हर बार जो है आपका 1-1 लाख का बिल आता है, टोटल 6 लाख रुपए हो गए। तो 5 लाख उस केस में क्या कौन देगा? 5 लाख देगा इंश्योरेंस कंपनी, और 1 लाख आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। अब क्या होता है कि ये जो आपने इंश्योरेंस कराया 1 साल का, ठीक है, ये हर साल रिन्यू होता है, ठीक है। ये हर साल रिन्यू होता है, और ये रेगुलरली रिन्यू होता है, ठीक है। ये रेगुलरली रिन्यू होता रहता है हर साल। तो उससे क्या होता है कि आपका इंश्योरेंस कवर जो है हर साल वो बना रहता है, ठीक है। अगर आप तीसरे साल जाके बीमार होते हो तो फिर
उस साल तो आपने प्रीमियम दिया ही है उस साल का, तो हर साल ये रिन्यू होता है। तो एक बार आपने दिया, आपको हर साल उतना 20,000 रुपए देने पड़ते हैं। जैसे 20,000 का प्रीमियम है आपका, तो 20,000 रुपए हर साल देने पड़ेंगे। अच्छा, हर साल रिन्यू कराना होता है मुझे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ठीक। आपने उस कंपनी को ओके बोला, सर। कंपनी को मजा आया, कंपनी ने कहा चल भाई ठीक है, अगर ये बीमार नहीं पड़ता है तो 20,000 रुपए तो हमें भी देंगे, बाकी अगर ये बीमार पड़ता है तो सबकी तब दिख जाएगी। तो उन्होंने एक बात सोची हेलो सर। कि अगर, हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हेलो। ठीक है सर। हाँ जी। तो उनको लगा यार तो बहुत बढ़िया चीज है, तो बहुत मजेदार चीज है कि हम अगर 20,000 रुपए देते हैं इनको, और 20,000 जो है देकर देकर हम तो अपना अपना बढ़िया काम कर लेते हैं। तो अब हम कि यार 20,000 में मैं हमेशा ये परेशान रहता हूँ कि भाई पता नहीं एक अगर एक गलती से बीमार पड़ गया तो मेरा तो अच्छा खासा 5 लाख का चूना लग जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम 20,000 अगर हम 1,000 लोगों को ऐसे ही इंश्योरेंस कर दें और सबसे 20-20,000 रुपए ले लें, तो मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ये कि उन 1,000 लोगों में से बीमार हो लोग, ठीक है, बीमार हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। में 1,000 में से कितने हो जाएंगे, जाके 40-50 लोग हो जाएंगे बीमार, ठीक है। और उन सबका अगर 5-5 लाख का भी मैंने इंश्योरेंस दिया है तो 40 में 2-2.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 2-2.5 करोड़ रुपए। अब मैंने कमाए तो अच्छे खासे पैसे लिए मैंने, तो 20 करोड़ रुपए, तो मेरा तो फायदा हो जाएगा इस चीज से। तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये काम करा, ठीक है, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिया, और उन सब इंडिविजुअल्स को क्या फायदा हुआ, उन सब इंडिविजुअल को क्या फायदा हुआ, हर एक इंडिविजुअल को, उन सब इंडिविजुअल्स को अपने आप में क्या क्या फायदा हुआ कि उन सबको इंश्योरेंस मिल गया, ठीक है। अब काम अच्छे से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा लालच आ गया कि एक काम करते हैं कि ना हम जो इंश्योरेंस है जिसने मुझे 20,000 रुपए पे किए, मैं उसको ये बोल देता हूँ कि यार ये तुम्हारी पॉलिसी में ये कवर नहीं है, तुम्हारी पॉलिसी में ये कवर नहीं है, ये वाली बीमारी कवर नहीं है, तुम्हारी पॉलिसी में वो वाली बीमारी कवर नहीं है। और इससे क्या होगा, इससे सबसे बढ़िया क्या होगा कि जब ये मैं बोलूंगा कि ये चीजें कवर नहीं है, तो उससे फायदा ये होगा कि मुझे कम कम इनको पे आउट करना पड़ेगा, कम पैसे देने पड़ेंगे, और मतलब रिजेक्ट कर देंगे इनकी क्लेम्स हम, है ना। तो उससे क्या होगा, मेरी कंपनी को और ज्यादा फायदा होगा। अब ये बात जो है सरकार को अच्छी नहीं लग रही थी कि भाई इससे क्या है कि भाई ये तो धोखाधड़ी हुई है एक तरह से, पैसे आप पूरे ले रहे हो और बाद में जो ये कह देते हैं कि ये आपकी पॉलिसी में ये कवर नहीं है, आपकी पॉलिसी में वो कवर नहीं है, आप वो वाली चीजें कर रहे हो। तो तो फिर इसी बात से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी मसला होगा आप लोग देखोगे, ठीक है, अगर कोई किसी का अप्रूवल नहीं दिया, जानबूझ के धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें करोगे। तो 1999 में ये अप्रूव किया IRDA बनाया, और IRDA ने कहा कि भाई हम एक क्या कर रहे हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनवा रहे हैं जिसका नाम है TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। जो आदमी था जिसका इंश्योरेंस हुआ था, जो कंपनी थी वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है। अब वो आदमी हॉस्पिटल में जाता था ट्रीटमेंट लेने के लिए। पहले क्या हो रहा था, पहले ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल जाता था, हॉस्पिटल वाले एक बिल देते थे, ये बिल उस पेशेंट को देते थे, पेशेंट बिल अपने पास से पे कर देता था। फिर पेशेंट जो है वो बिल की कॉपी और सारे कागज जो हैं, हॉस्पिटल के कागज जो है, वो उसका एक PDF बनाकर और मेल कर देता था इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी वो सारे चेक करके फिर वो एक बिल पेमेंट कर देती थी, इंश्योरेंस कंपनी जो है उस पेशेंट को बिल पे कर देती थी। अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे रिजेक्शन होने लगा, तो फिर IRDA आ गया। IRDA ने कहा कि हम एक
टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ला रहे हैं, क्या काम करेगा कि ये जो पेशेंट है, पेशेंट बिल जो है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजेगा, वो बिल जो है टीपीए को भेजेगा, और टीपीए सब कुछ चेक करेगा, पॉलिसी चेक करेगा, बिल चेक करेगा, सारी क्लेम प्रोसेस जो है वही करेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि हाँ भैया जेन्युइन क्लेम है, जेन्युइन चीजें हैं सारी की सारी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा कि तुम इसको पेमेंट करो, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा कि तुम इसको पे करो, और वो उस पेशेंट को पे कर देगा। ठीक है, ये होगा टीपीए। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई पेशेंट तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, अगर उसको पता ही नहीं कैसे करना है तो फिर ठीक है, तो लगा दिया कि हॉस्पिटल के अंदर ही कोई आदमी उस पेशेंट के सारे टीपीए के बिल्स जो है, सारे टीपीए के बिल्स भेज देता था। मतलब जो बिल है उसका सारा बिल जो है डायरेक्टली वो टीपीए कंपनी को भेज देता था, और टीपीए कंपनी अप्रूवल करके कि हाँ भैया ये अप्रूवल आ गया है इसका, और वो डायरेक्टली कैशलेस ही पेशेंट को एडमिट कर देते, पेशेंट को एडमिट कैशलेस कर देते, कि मतलब जो पेशेंट अपने पास से जो बिल भेज रहा था, अब वो हॉस्पिटल का ही एक आदमी जिसका नाम है टीपीए हेल्प डेस्क पे बैठता है, वो आदमी वो आपके बिहाफ पे, मतलब पेशेंट के बिहाफ पे वो सारे कागज टीपीए कंपनी को भेजता, और टीपीए कंपनी सारी पॉलिसी और सारे कागजों को देखकर या तो अप्रूवल करेगी या रिजेक्शन करेगी। ठीक है, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो इसका मतलब जिस इंश्योरेंस कंपनी ने उस पेशेंट को इंश्योरेंस दिया है वो इंश्योरेंस जो है उन्हें मिल जाएगा, मतलब उसका जो भी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, अगर 5 लाख तक का है, 10 लाख तक का है, जैसे भी है तो वो मिल जाएगा। दिस इज हाउ द होल गैमट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस वर्क। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, तो health insurance company is a type of insurance coverage that pays medical and surgical expenses incurred by the insured. मुझे 2 मिनट दो प्लीज। So health insurance is a type of insurance coverage that pays for medical and surgical expenses incurred by the insured. Health insurance can reimburse the insured for expenses incurred from illness or injury. ये सारी बातें हम कर चुके हैं. It is often included in employer benefit package as a means of enticing quality employees. देखो क्या होता है कि कहीं पर भी आप काम करोगे तो आपको भी एक बेनिफिट मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस का. ठीक है, जैसे आई एम वर्किंग फॉर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, तो हमको भी हॉस्पिटल की तरफ से एक इंश्योरेंस हमारा हॉस्पिटल वालों ने कराया हुआ है. ठीक है, तो उसका भी मतलब ये इसलिए कराया जाता है कि भाई चलो मतलब ताकि क्या है जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को अच्छा लगे कि हाँ चलो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस तो यही करा देंगे,
तो उसका खर्चा तो वही दे देंगे, ठीक है, तो उससे फायदा हो जाता है उनको, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज डिडक्टेबल टू द पेयर एंड बेनिफिट्स रिसीव्ड आर टैक्स फ्री, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री दो तरह का होता है। टोटल इंश्योरेंस मार्केट जितने की है, इसमें से नॉन लाइफ, दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है नॉन लाइफ। नॉन लाइफ में कौन कौन से इंश्योरेंस आ जाएंगे, बताओ मेरे को। जी सर, आफ्टर डेथ वाले आते हैं। नहीं, अरे लाइफ और नॉन लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या हो गया कि लाइफ मतलब कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो वाला इंश्योरेंस वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, LIC, ठीक है। एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा, डेथ वाला तो लाइफ इंश्योरेंस में आएगा ना। नॉन लाइफ बहुत तरह के इंश्योरेंस मतलब होते हैं। हाँ बताओ। ओके सर। नहीं सर, लाइफ इंश्योरेंस तो वो है ना सर, जो अगर मतलब मैं अगर बीमार पड़ता हूँ तो। नहीं 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 नहीं, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि भाई एक आदमी है, ठीक है, वो प्रीमियम बताया कि इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये हो गया वो सारे इंश्योरेंस जो कि मतलब लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, मतलब डेथ वाला सिनेरियो नहीं है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। और दूसरा हो गया मोटर इंश्योरेंस। आपको पता है ना, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, कार का, बाइक का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, ठीक है। होम इंश्योरेंस, जैसे आप अगर घर 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 में अगर आग वाग लग जाए या कुछ डैमेज हो जाए तो उसका इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। समझ में आ गया। देखो, यस सर, हर अब आ कोई आदमी लाइफ इंश्योरेंस तो कराता है, अधिकतर आदमी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, पर नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है बहुत कम लोग कराते हैं, ठीक है। अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब टोटल इंश्योरेंस, मतलब लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये टोटल इंश्योरेंस की बात कर रहा है। तो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों इंश्योरेंस 2016 में कितने थे, 68.8 बिलियन, ठीक है। उसमें से नॉन लाइफ इंश्योरेंस कितना, 14 बिलियन। इसका मतलब लगभग 50 बिलियन, 54 बिलियन जो है लाइफ इंश्योरेंस, बिलियन डॉलर्स का लाइफ इंश्योरेंस लोगों ने कराया हुआ है। लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसमें कि सब कुछ आता है, मोटर इंश्योरेंस जो कि कंपलसरी किया हुआ है, सरकार ने बोला हुआ है कि आपको अपने कार का इंश्योरेंस या बाइक का इंश्योरेंस लेना ही लेना है, वो कंपलसरी किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। वो मिला के टोटल सिर्फ 14.3 बिलियन है इंडिया में, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा को सीरियसली लेता नहीं है। अब ये देखो ध्यान से, देखो ये तो सर 80% ले दिख रहा है कैसे सर, आपको। मेरी खुद की पर्सनल बाइक मतलब चोरी हो गई थी सर, अभी तक इंश्योरेंस नहीं मिला है, और इस बात को 2.5 साल हो गए, 3 साल। अच्छा अच्छा, चल कोई तो आदमी बात नहीं, कैसे वो तो लेगा, अब मैंने लिया ही नहीं है फिर। नहीं 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 नहीं, नहीं लिया तो तुम चालान कट जाएगा तुम्हारा। अब मैं तलब फिर क्या मतलब, आदमी ले तो सर फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए ना। नहीं नहीं, वो एक बात ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, इस मोटर इंश्योरेंस में भी दो तरह के इंश्योरेंस हैं, ठीक है। एक इंश्योरेंस ये कि आपकी बाइक से कोई आदमी मर जाता है सामने वाला, ठीक है, और तो क्या होगा, या उसको उसको डैमेज जाता है, या उसको उसका हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो उसको जो एक्सीडेंट हो गया उसका, उस आदमी को जो चोट लग गई, तो वो क्या होगा, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है कि भाई आपका इंश्योरेंस नहीं है वो उस आदमी का है जिस सामने वाले का, अगर उसकी लाइफ को या उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा है वो। एक ये वाला इंश्योरेंस होता है मोटर में। एक ये होता है कि आपकी गाड़ी को कोई दिक्कत हो जाए, गाड़ी टूट जाए, खराब हो जाए, ठीक है, या फिर उसके साथ में चोरी हो जाए, ठीक है। अब जो सरकार ने कंपलसरी कर रखा है वो वाला इंश्योरेंस कर रखा है जो कि सामने वाले के लिए है, थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए नहीं, थर्ड पार्टी के लिए है। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव,
जो गाड़ी को भी कवर करता है, जो तुम्हारी गाड़ी को भी कवर करता है। सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा एक्सीडेंट में कई जगह क्लेम मिलता है, तो जो सरकार ने जो कंपलसरी कर रखा है वो थर्ड पार्टी कर रखा है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब ये ध्यान से देखो कि 80% दिख रहा है आपको, 80%, ये 80%, मतलब इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 80 लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो उसका वो खर्चा कहां से करते हैं? अपनी पॉकेट से निकाल के करते हैं। ठीक है, 3% लोग जो हैं इनके पास इंश्योरेंस है। ये देखो यहाँ पे इंश्योरेंस है 3%, केवल 3% लोगों के पास में। और 17% के पास में कोई तरह का इंश्योरेंस, मतलब जैसे सीजीएचएस सुना आपने? सीजीएचएस जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब सीजीएचएस होता है किसी के पास में, किसी के अंदर ईसीएचएस होता है, किसी के अंदर ईएसआईएस होता है, सुना है? तो नो वो सर, तरह ये का तो नहीं मतलब सुना। जैसे जैसे क्या होता है, सरकार ने जो भी सरकार ने क्या कर रखा है, जैसे कि जो भी आदमी सरकारी सरकारी नौकर है, तो अगर वो बीमार होता है तो उसका इलाज जो है, उसका इलाज का खर्चा जो है वो सरकार देगी। ठीक है, तो इन्होंने इसके चलते एक सीजीएचएस बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, उसके तहत जो है जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका खर्चा सरकार देगी। इज इट क्लियर? यस तो सर, 12% में इट्स या क्लियर। तो स्टेट का कोई इंश्योरेंस है, या कोई सोशल इंश्योरेंस है, या कोई लोकल इंश्योरेंस है, या कोई सेंटर का इंश्योरेंस है। तो देखो मेजरली जो है हमारा, मेजरली 80% जो फाइनेंसिंग है वो आउट ऑफ पॉकेट होती है, मतलब लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं। ठीक है, अब अगर देखा तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन इंडिया फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इज 109 ओनली, वेरी वेरी लेस। यूएसए में 7,285 रुपए खर्च करते हैं, इंडिया में 109 रुपए खर्च करते हैं बस। तो सर यूएसए में सर खर्च करने पे फायदा है ना, हमारी इंडिया में तो बस अल्लाह वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा क्योंकि वहां पे देखो, वहां पे इतना ज्यादा का इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, क्या रीजन है उसका इंश्योरेंस लेने का? मैंने अभी आपको दिखाया था, मेडिकल टूरिज्म देखो, ये देखो ना वहां पे कितना एक्सपेंसिव है, ये देखो 2.5 लाख का बीएमटी है, $5 लाख का लिवर ट्रांसप्लांट है। ठीक है, तो वो इसलिए क्या है, वो लोग फटाफट से इंश्योरेंस लेना प्रेफर करते हैं यूएसए में। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी बीमार पड़ गए, गलती से भी बीमार पड़ गए तो आदमी तो गया। वो तो 5 लाख रुपए कहाँ से देगा? 5 लाख डॉलर्स, डॉलर्स की बात कर रहे हैं हम, $5 लाख, $2.5 लाख, है ना? इसीलिए। और इंडिया में तो क्या है, इंडिया में तो आदमी की उतनी वैल्यू नहीं होती है, क्या करें, पैसे ही नहीं है उनके पास में, या तो वो खा ले या हेल्थ इंश्योरेंस में डाल दे। ठीक है, ओके। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्शन कितना है? मतलब ये प्रीमियम कलेक्शन मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में लोग कितने लोग इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस भर रहे हैं इन टोटल। तो 2008-9 में ये था $1.03 बिलियन, जो कि 15-16 में बढ़ के $4.08 बिलियन हो गया। और अब ये बढ़ के हो गया होगा अराउंड $10 बिलियन के आसपास तक ये पहुंच गया होगा आराम से। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल जो होता है ना, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है हॉस्पिटल। ठीक है, देखो एक एक होटल है, होटल में मुझे क्या चाहिए? मेरे को अच्छा खाना चाहिए, अच्छी हाउसकीपिंग चाहिए, क्लीन रूम चाहिए, बस यही चीज चाहिए मेरे को। ठीक है, और फैसिलिटी जो मैं मतलब जो भी चाह रहा हूँ मुझे मिल जाए। ठीक है, तो अब हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल में ये सब तो चाहिए ही चाहिए, साथ में अच्छी नर्सिंग केयर चाहिए, और साथ में अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, और साथ में सारा ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर हमें हर आदमी से बात करनी है,
एक हाउसकीपर से भी के मतलब के लेवल के लोगों को से भी हमें मतलब हमें उनको डील करना है, मैनेजमेंट को, और एक डॉक्टर जो कि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे भी डील करना। तो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इतने मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है उसके अंदर कि कोई मैनेजमेंट के लिए आदमी के लिए कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है ना। और उसके अंदर ऐसी इंजीनियरिंग की बातें तो डॉक्टर को समझनी मुश्किल हो जाती हैं। हर तरह की बातें होती है, तो इसीलिए हॉस्पिटल इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हॉस्पिटल के फंक्शंस तो अब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्या कौन से फंक्शंस होते हैं, वो तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर अभी मैंने बताया कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, ये बताया था मैंने आपको पहले। यस सर, बताया था। ठीक है, गवर्नमेंट, चैरिटेबल, प्राइवेट, कॉर्पोरेट, ये सब बता दिया था मैंने आपको। चलो यस ठीक है सर। फिर तो। ठीक है। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है? टू इंक्रीज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट, मतलब कि पेशेंट सेटिस्फाइड रहे। हमें ऐसी सर्विस देनी है, जैसे अगर कहीं मतलब वॉशरूम की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, जल्द से जल्द डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखा पाए डॉक्टर को, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या है कि इससे क्या है, पेशेंट जो है बहुत जल्द सेटिस्फाइड होते हैं, जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर चले जाने चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हर तरह की चीज, सारी सर्विसेज वहीं मिल जाएं, सारा ट्रीटमेंट वहीं पे मिल जाए, इसको बोलते हैं। मतलब इससे क्या होगा, इससे पेशेंट का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन क्या है, आजकल पेशेंट ना बहुत डिमांडिंग भी हो रहे हैं। कुछ पेशेंट हैं जनरल वार्ड में एडमिट हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में हेलीपैड होना चाहिए, एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड होना चाहिए, कि भाई पेशेंट आए, एयर एम्बुलेंस से आए ऊपर, और मतलब हेलीपैड पे, और डायरेक्ट ही वहीं से वो अपने डिलक्स स्वीट में चला जाए। ठीक है। अब आरएफआईडी पता है आपको क्या होता है? नो सर। आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये आपको 100% पता होगा। कार में वो लगता है ना फास्टैग। यस सर, फास्टैग। हाँ, फास्टैग जो होता है वो आरएफआईडी तो होता है। सर मैं समझ नहीं ठीक है, पाया, मतलब फास्टैग को तो मैं समझ गया कि फास्टैग RFID मतलब हॉस्पिटल में से रेडियो क्या मतलब फ्रीक्वेंसी। हाँ, मैं लिंक है। इसको हॉस्पिटल में बताता हूँ। देखो कई सारे यूज है। हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत बार फाइल जो होती है इधर से उधर मिस हो जाती है, तो मैं हॉस्पिटल में फाइल के ऊपर लगा दूं और एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दूं, उससे मेरे को तुरंत पता चल जाएगा ये फाइल कहाँ पर है ना। अच्छा, दूसरी चीज, हॉस्पिटल में बहुत महंगी महंगी दवाई होती है, हमारे यहाँ पे दो दो ढाई ढाई तीन तीन चार चार लाख की एक वायल होती है। एक छोटी सी वायल 2 ml की 4 लाख रुपए की आती है। ठीक है। अब कोई भी अगर चाहे आदमी आदमी चाहे अपनी जेब में डाले और चुपचाप निकल जाए, 4 लाख का फायदा हो गया, हॉस्पिटल का 4 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है। अगर मैं उसी के ऊपर एक RFID चिप चिपका दूं, छोटी सी टैग चिपका दूं ये वाला, तो मेरे को पता चल जाएगा भैया ये मैं चोरी होने से बचा सकता हूँ इसको, है ना। चलो, इसके अलावा कई पेशेंट्स होते हैं वो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। कई बार पेशेंट जो होता है भाग जाते हैं हॉस्पिटल से, तो कहाँ गुम हो जाते हैं, या मतलब थोड़ा मेंटली सिक होते हैं तो उतनी कहाँ चले जाते हैं। तो अगर उनके हाथ में बैंड लगा दें हम, और उस बैंड के ऊपर हम RFID टैग लगा दे, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट कहाँ पर है, कैसे है। कितने सारे यूज है इसके, है ना। यस सर, अब समझ। यस सर। To use modern management for improving the quality of care, quality of patient care, हमें रेगुलरली मॉडर्न मैनेजमेंट का यूज करना है ताकि हम क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर सके। ठीक है। मतलब जैसे मॉडर्न मैनेजमेंट मतलब जैसे क्या है कि हम जैसे रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं सपोज करो, तो हमें इम्प्लीमेंट करानी है अपने रोबोटिक सर्जरीज, ताकि क्या है, रोबोटिक सर्जरी का फायदा क्या होता है बताएंगे मेरे को? रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, बताओ। सर कौन सी सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी। सर जो विदाउट द हेल्प ऑफ मैन सर, वाली जो मतलब मशीनरी से जो मतलब
हाँ मतलब रोबोट्स करते हैं सर्जरी। तो आपको आइडिया नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है? नो सर, मैं तो ये अच्छा अच्छा, देखो रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, रोबोट एक सर्जरी करता है, ठीक है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में रोबोट एक करते बात हैं। होती है। हाँ जी, रोबोट करता है, लेकिन फिर इंडिया में है? मतलब एक मशीन होती है। सॉरी, क्या हुआ मोमिन, बताओ। मतलब इंडिया में है? इंडिया मतलब, हाँ इंडिया में है भाई, नहीं हमारे हॉस्पिटल में होती है। अच्छा सर, मैं रोबोटिक तो मैं सुन रहा हूँ अभी ये। हाँ जी, रोबोटिक सर्जरी, ठीक है। तो रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है, एक रोबोट होता है, सर्जरी वो करता है, ठीक है, लेकिन वो रोबोट जो होता है पीछे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, और कंप्यूटर पे डॉक्टर बैठता है और उसको कमांड देता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और वैसे वो डॉक्टर रोबोटिक सर्जरी करता है। तो फिर फायदा ही क्या हुआ, जब डॉक्टर को ही बैठे रहना है, तो रोबोटिक सर्जरी कराने का फायदा ही क्या हुआ, बताओ। सो क्वालिटी, बताओ क्वालिटी कैसे, क्या होगा क्वालिटी का, बताओ। मतलब ऐसा ना, मशीन अपना काम परफेक्ट करेगी ना। नहीं नहीं, अल्टीमेटली चला तो उसे आदमी रहा है ना, तो परफेक्ट कहाँ, परफेक्ट तो आदमी पे डिपेंडेंट है। आदमी जो गलती वहां कर सकता है वो गलती रोबोट पे भी कर सकता है वो। ये बात भी सही है। चला तो आदमी रहा है ना, उसको डॉक्टर ही चला रहा है उसको तो। देखो इसका फायदा किस चीज में होता है, इसका फायदा होता है इसका फायदा किस चीज में होता है, इसका स्पेसिफिकली अगर मैं फायदा बताऊं, तो उसका फायदा होता है फास्टर हीलिंग में। फास्टर हीलिंग में कैसे, देखो जब कुछ सर्जन सर्जरी करेगा तो उंगलियों से करेगा सर्जरी, है ना। अब उंगलियों की और हाथ की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होती है। क्या आप अपने हाथ को, उंगली को 360 डिग्री रोटेट करा सकते हो? नो सर। नहीं ना, है ना। अब यही चीज एक रोबोट को देखो, रोबोट की जो उंगली होगी, क्या उसको 360 डिग्री रोटेट करा सकते हो आप? यस सर। करा सकते हो ना। गर्दन है, यस। अब उसकी गर्दन को, आप आदमी की गर्दन को रोटेट करा सकते हो 360 डिग्री? नो सर, ओनली 180। है ना, 180 तक हो जाएगी मैक्सिमम, वो भी मैंने 180 तक होगी नहीं, ठीक है, ना मतलब 90 मैक्सिमम 95 बता रहा तक। हूँ। हाँ ठीक है। जी। और क्या रोबोट की 180 डिग्री तक घूम सकती है? नो सर। हाँ, क्यों नहीं उनकी घूम घूम सकती सकती? है, रोबोट की होती है सर। फिर रोबोट की हो जाएगी सर, मैन की नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, इससे क्या है, ऐसी उंगलियों की मूवमेंट जो है उनकी फ्री होती है। तो उससे क्या होता है कि जब वो, इससे ना फाइननेस आती है सर्जरी में, सर्जरी में फाइननेस आती है, ठीक है, इससे सर्जरी में फाइननेस आती है, और उससे क्या होता है, डैमेज कम होता है, फाइननेस आने से डैमेज कम होता है और जल्दी रिकवरी होती है, ठीक है। सर ये बात क्लियर नहीं हो पाई मतलब। देखो देखो, अगर मतलब अगर मैं अपनी उंगलियों को 360 डिग्री रोटेट नहीं करा सकता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैं सर्जरी करते वक्त मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा कट लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए अपनी उंगलियों को रोटेट करने के लिए, हाँ या ना। मैंने सपोज यस करो सर। एक कट लगाया, कट से मैंने अपना हाथ अंदर, अपनी 3 उंगलियां अंदर डालनी है कट के अंदर से, ठीक है। ठीक अब है। वो कट लगाने के बाद में, क्योंकि मेरी उंगलियां जो है पूरी तरह से रोटेट नहीं हो पाएंगी, आसानी से 360 डिग्री रोटेट नहीं हो पाएंगी, है ना। तो मैंने क्या करा, मतलब मैंने थोड़ा बड़ा कट लगाया ताकि मैं अपना हाथ आराम से घुसा के और पूरे हाथ को घुमा दूं, मतलब कलाई को पूरा घुमा दूं, क्योंकि मैं अपनी उंगली को तो पूरा घुमा नहीं सकता, तो मैं कलाई को घुमा दूं तो बड़ा कट लगा दूंगा उससे, है ना। बट रोबोट में क्या है, रोबोट में मैं छोटा कट लगाऊंगा और उसमें उसकी उंगली घुसाऊंगा और उसकी उंगली तो 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी, तो मेरे को कट छोटा लगाना पड़ेगा ना। जब मैंने कट छोटा लगाया तो उससे क्या होगा, जल्दी हीलिंग होगी, है ना, डैमेज कम हुआ, जल्दी हीलिंग होगी उससे,
और पेशेंट को भी ज्यादा फायदा होगा उससे। अब आई समझ में बात आपको? ये सर अब आ गई सर। अच्छा सर, एक ऑपरेशन वो भी होता है जो बाय थ्रू मशीन से करा जाता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल सर उसका पथरी का चलता है, स्टोन का ऑपरेशन चलता है, तो वो इसमें आता है सर? देखो, जो गॉल स्टोन्स का जो होता है कोलिसिस्टेक्टमी में बोलते हैं उसको, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। उसमें क्या करते हैं, देखो उसमें क्या करते हैं, हमें गॉल ब्लैडर को बाहर निकालना है शरीर के, है ना। तो 4 छेद करके, 1 2 3 4 छेद करते हैं, और इन 4 छेद में से हम एंडोस्कोप घुसाते हैं। एंडोस्कोप एक कैमरा होता है, कैमरे को घुसाते हैं, और कैमरे को घुसाने के बाद में दिखाते हैं कि मतलब अंदर से कैमरा काम करता है, बाहर उसकी पिक्चर चल रही होती है, और वो चारों उससे पकड़ के उसमें गॉल ब्लैडर को काट के बाहर निकाल लिया जाता है। इन्हें बोलते हैं की होल सर्जरी। की होल मतलब 4 जगह छेद कर दिए। अदरवाइज पहले क्या होता था कि अगर गॉल ब्लैडर निकालना है तो कम से कम 50 टांके आते थे। 50 मतलब इतना बड़ा कट लगाना पड़ता था कि 50 टांके आते थे उसको सिलने में। अब क्या करते हैं, सिर्फ 4 छोटे-छोटे टाँके आते हैं, 4 जगह छोटे-छोटे छेद करते हैं, 4 टाँके आते हैं और अंदर मशीन घुसा के जिसपे कैमरा लगा हुआ है, और उससे गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल लिया जाता है। इसको बोलते हैं की होल सर्जरीज। यस सर, समझ में आ गया। आगे सर, यस यस सर। चलो, टू रिड्यूस द कंजेशन एंड वेटिंग टाइम ऑफ आउटपेशेंट, टू रिड्यूस द कंजेशन टाइम एंड वेटिंग, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम है कि भाई कि कंजेशन और वेटिंग टाइम कम हो। मतलब क्या है, एक पेशेंट आया, ओपीडी में सुबह आया और शाम को जाके उसकी कंसल्टेशन हो रही है, तो ये तो क्या होगा, एक मतलब इतने तो पेशेंट कहीं वहीं चक्कर आगे ना गिर जाए, है ना। तो हमें क्या करना है, कम से कम वेटिंग टाइम हो और कम से कम लोग हो, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के, क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब एम्स गए होंगे तो एक के ऊपर एक पेशेंट चढ़ा हुआ होगा, है ना, यस सर। है ना। तो एक के ऊपर पेशेंट एक चढ़ा हुआ होगा तो फिर तो मतलब वेटिंग टाइम तो बहुत, मतलब वो तो कंजेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली देयर इज चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, वेटिंग टाइम, अब डिस्चार्ज के लिए वेटिंग टाइम, हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज, एक नॉर्मल डिस्चार्ज कम से कम 3 से 6 घंटे ले लेगा। 3 घंटे कम से कम नॉर्मल डिस्चार्ज, है ना। यस तो सर। अब हमें क्या करना है, इस डिस्चार्ज के वेटिंग, सबकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है पीछे से। डिस्चार्ज के वेटिंग टाइम को हमने कम से कम करना है। तो कैसे करेंगे हम डिस्चार्ज के वेटिंग टाइम को कम, है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज वेटिंग टाइम कम करने, कम करने को हम बोलते हैं कि क्या क्या तरीके अपनाएं कि हमारा डिस्चार्ज का वेटिंग टाइम कम हो जाए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, मैं 1-2 दिन में करवा के एक बार मतलब करवा के नेक्स्ट क्लास रखवा लेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके थैंक यू ओके, सर। बाय।